नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम हरियाणा का दौरा किया। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 31.76 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अब आइए समाचार देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा गुरुग्राम का दौरा किया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। किसानों का देश है। करीब 15 करोड़ किसानी करते हैं और इस क्षेत्र में केमिकल पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, बड़ी मात्रा में इसका खपत है और ये निरंतर सरकार की प्रयास रहेगी कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और बीज किसानों को सही मूल्य में मिले, सही समय पर मिले और अच्छा गुणवत्ता से मिले। तो पिछले 7 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार ये तीनों विषयों पर बहुत ही जोर दे करके सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। और आज मैं IPFT एक सरकार की अच्छा संस्था है कि किसानों को अच्छा पेस्टिसाइड्स मिले और जितना हो सकता उतना कम दाम में मिलने के जैसे इनका फार्मूलेशन हो। पिछला 3 दशक से IPFT अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारा चुनौती भी रहती है और अवसर भी रहती है। ये तो निरंतर चलने वाली है, लेकिन मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर आपका जो विश्वास है, उस विश्वास के अंतर्गत आपका भलाई के लिए, आपका उन्नति के लिए और आपका आमदनी दुगना 2022 तक होने के लिए अनेक कदम उठाए गए और किसानों का सकारात्मक सुझाव भी मिला, सहकार भी मिला और परिणाम दिख रहे हैं। इसके लिए मैं सभी किसानों को भी मैं बधाई देता हूं। और IPFT आज जहां पर हमने देखने के लिए आए थे, अच्छे से काम कर रहा है और भी इनको काम करने के लिए मौका है, उसके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे। यही 2 बात समझते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संतृप्ति योजना के साथ जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिससे कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल नल कनेक्शन की सुविधा प्राप्त हो सके। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 2 करोड़ 63 लाख ग्रामीण परिवारों में से 31,76,000 परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पिछले वर्ष राज्य में 19,15,000 नल कनेक्शन दिए गए थे। राज्य की योजना 2021-22 में 59 लाख, 2022-23 में 85,40,000 और 2023-24 में 90,01,000 नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य 2021-22 में ही 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना सकता है, जिस पर राज्य ने अपनी सहमति व्यक्त की।
चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का लक्ष्य 5 जिलों को हर घर जल बनाना और इस साल के अंत तक 60,000 गांवों में काम शुरू करने की योजना है। अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 3,500 गांवों को हर घर जल घोषित किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि इन गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपने घरों में नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने लगी है। राज्य ने सितंबर 2021 तक अन्य 10,000 गांवों को संतृप्त करने की योजना बनाई है। ये ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीबों और वंचितों के जीवन को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगले 5 वर्षों यानी 2025-26 तक के लिए 15वें वित्त आयोग संबंधित अनुदान के माध्यम से जल और स्वच्छता के लिए 22,808 करोड़ रुपए का सुनिश्चित वित्त पोषण है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2021-22 में ग्रामीण घरों तक नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की योजना है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा निवेश निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएगा और गांवों के भीतर रोजगार के नए अवसर पैदा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। और इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में अब विदेशी सब्जियों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसमें से लाल गोभी, ब्रोकली और सलाद की मांग काफ़ी ज़्यादा है। ये सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत सहायक साबित होती हैं। आपको बता दें कि ब्रोकली के अंदर विटामिन सी के साथ साथ दूसरे पोषक तत्व भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। आइए दिखाते हैं इसी पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। ब्रोकली में कैंसर, आघात और दिल की बीमारी के जोखिमों को कम करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददगार है। बर्गर में सब्जी का खासा इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए 18 से 23 डिग्री के बीच का तापमान बेहतर माना जाता है। पूसा ब्रोकली KTS1
पालम समृद्धि, पालम कंचन और पालम विचित्रा भारत में उगाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। आप चाहे तो संकर किस्में भी लगा सकते हैं। इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले और 25 से 30 दिन पहले गोबर की खाद डाल दे। मिट्टी की भी जांच करा ले। जांच में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आए तो उसे पूरा कर ले। अगर आप 1 हेक्टेयर फसल बोना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होगी। सामान्य गोभी की तरह ही ब्रोकली की भी पहले नर्सरी तैयार होती है और फिर रुपाई। पौधशाला में इसकी बुआई का समय सितंबर-अक्टूबर है, यानी अभी आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। पौधशाला में बुआई के बाद गोबर की खाद और मिट्टी को आपस में मिलाकर बीज को ढक दे और हजारे से सिंचाई करे। पौध तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप ले। रुपाई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर रखना होगा। 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटेशियम और 60 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है। जहां तक सिंचाई की बात है तो आमतौर पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसे पानी देना होता है। पहली 2 सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवार जरूर निकाल दे, बल्कि तमाम विदेशी सब्जियों के खेतों को बिल्कुल साफ रखे। इसके अलावा जिस खेत में पिछले साल ब्रोकली लगा चुके हैं उसमें इस साल ना लगाए, क्योंकि पुरानी फसल के अवशेष अलग अलग तरह के कीटों को शरण देते हैं। ब्रोकली में फल जब सामान्य आकार का हो जाए तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देर करने से इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्रोकली का भंडारण रेफ्रिजरेटर में 4 से 6 डिग्री तापमान पर करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए इसे प्लास्टिक में लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे श्वसन क्रिया पूरी तरह रुक जाएगी और सब्जी सड़ेगी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न फसलों के उन्नत किस्मों का इजाद किया जाता है, जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके और पोषक तत्वों में भी वृद्धि हो सके। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह। 120 ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं और FPO विभिन्न विषयों पर बनेंगे, जिसमें मिलेट्स पर भी होंगे। जो दक्षिण के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो FPO पे काम करेंगे, वो मिलेट्स भी उसमें शामिल है। तो मोटे अनाज पर भी काम करेंगे। अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इसमें अभी भी बहुत सारे लोगों के रोज़ के डाइट में भी शामिल है मिलेट्स। ऐसा नहीं कि वो नहीं खाते हैं, लेकिन लोगों की संख्या कम हुई है। जैसे जैसे लोग शहरों में गए हैं, खाना लोगों ने बंद किया और गेहूँ और चावल तक ही सीमित रह गए। तो वो जो फूड की डाइवर्सिटी पहले हमारे ज़माने में थी, लोग तरह तरह का अन्न खाते थे। जब 2-3 अन्न खाने लगे तो पोषण भी शरीर में कम मिलने लगा, जबकि बहुत सारे तरह के अन्न हमारे देश में उत्पादित होते हैं। अपना देश इतना रिच, बहुत कम देश हैं जिसमें तीनों ही सीजन्स होते हैं और बड़े मतलब प्रमुखता से तीनों सीजन अपने देश में, चाहे रबी का हो, खरीफ का हो, जायद का हो, और अलग अलग फसलें उत्पादित होती हैं। मार्केट इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें भी हमने बार बार कहा कि लोग क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार उत्पादन किया जाए। मार्केट इंटेलिजेंस में तो ये सभी चीज़ें आती हैं। एक तो लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या खाना चाहते हैं, किसकी ज़्यादा खपत होगी, उस तरह से उत्पादन किया जाए। दूसरा, किस बाज़ार में किस उत्पाद का ज़्यादा मूल्य मिलेगा, इसको भी जानना ज़रूरी है। ये भी मार्केट इंटेलिजेंस का काम करता है। ये जो कंपनीज हैं जो बाहर की, अभी अमेज़ॉन की बात सुन रहे हैं उनकी, तो वो उनको मालूम है, लोगों के मोबाइल से वो ट्रैक कर लेते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या लोग चाहते हैं, उसी तरह के एडवर्टीजमेंट उनके मोबाइल्स पे आने लगते हैं। लेकिन अभी ये स्थानीय स्तर पर जो किसानों से संबंधित उत्पाद हैं, चाहे उनके कृषि के निवेश हैं, उसके ऊपर बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि किसान स्थानीय ज़रूरतों को देख करके उत्पादन करता है। अभी किसान की इतनी सोच नहीं आई कि हम यदि यहाँ उत्पादन कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ के लिए नहीं उत्पादन कर रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं कि दक्षिण के इस राज्य में जाएगा
या बाहर के विदेश में ये उत्पादन हमारा जाएगा और वहाँ बिकेगा। हम अपने लिए नहीं उत्पादन कर रहे हैं, अपने लिए उत्पादन कर रहे हैं उतना जितना हमको कंज्यूम करना है। और एग्रीकल्चर पढ़ के भी अच्छी डिग्री लेकर के विदेशों से भी आ रहे हैं और लोगों का खेत कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के आपसी समझौते से क्लस्टर में खेती कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको ये मालूम है कि कहाँ पर किस उत्पाद की ज़रूरत है, कहाँ हम बेच सकते हैं, किस तरह की पैकेजिंग हमको करने की ज़रूरत है, किस बाज़ार में भेजने की ज़रूरत है, कहाँ पर इसकी खपत ज़्यादा है। तो इस तरफ युवाओं के आने से बढ़ोतरी हुई है। और जो तमाम और भी एजेंसीज हैं जो कि जैसे आपका ई-नाम का प्लेटफॉर्म बना, वो भी इसलिए बना कि कोई पढ़ा लिखा यदि किसान है तो ई-नाम प्लेटफॉर्म में यदि रजिस्ट्रेशन उसका है तो पूरे देश के मंडियों को देख सकता है कि किस बाज़ार में किस भाव से बिक रहा है और अपने घर से बैठे बैठे उसको बेच सकता है। यदि कोई जागरूक युवक है, कोई उत्पादन करता है तो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपने सामान को बेच सकता है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे उत्पाद जिसमें कि सरसों का तेल है, चाहे ऐसे उत्पाद हैं, तमाम युवक अपने ब्रांड से उत्पादन कर रहे हैं और अमेज़न से जोड़ करके उसको बाज़ार में पहुंचा रहे हैं। तो एग्री इंटेलिजेंस ज़रूरी है इसको जानने के लिए कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पर किस चीज़ की मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। और वो जागरूकता युवकों में आसानी से हो सकती है। मोबाइल्स यदि प्रयोग करना जानते हैं अच्छे तरीके से तो उस इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त कर और उस तरह से उत्पादन का करना और बाज़ार को पकड़ना दोनों काम कर सकते हैं। देखिए, मार्केट इंटेलिजेंस के लिए जो नेटवर्क भारत सरकार ने बनाए हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा ई-नाम पोर्टल है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं, जो कि किसानों को, या एग मार्ट करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसानों को बताता है कहाँ पर कौन से रेट्स अवेलेबल हैं, कैसे हैं। इस जहाँ तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात है और कृषि विज्ञान केंद्रों की बात है, हमारे वैज्ञानिक किसानों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई युवक कृषि करता है तो जो परिस्थितियां हैं कृषि की स्थानीय स्तर पर और बाहर के स्तर पर, उसका उनको सुझाव देना और उनको टेक्नोलॉजी बताना जिससे कि किस बाज़ार के लिए कौन सा उत्पादन वो करें, इस तरह का सहयोग करते हैं। और यदि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है या कोई ऐसा आप कहेंगे बिजनेस हाउस है जिसके माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसका भी लिंकेज करने का हम प्रयास करते हैं कि किसानों के ग्रुप से जोड़ें जिससे उनको मदद करें। और जैसे एपिटा जैसी संस्था है उससे किसानों को जोड़ना, क्योंकि किसान सीधे एपिटा से अपने को जोड़ने में कठिनाई पाता है, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्रों को, वो जानते हैं कि कहाँ से इनको जोड़ा जा सकता है जिससे कि इनको लाभ मिले। तो इस तरह की नेटवर्किंग करना और उसकी व्यवस्था करना, ये काम हमारे केंद्र कर रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशुओं को किसानों का असली धन माना जाता है, इसलिए अब गांव में मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और सूकर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार के लिए ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। आइए दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोजन और चारे के विकास के साथ ही ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर गहराई से ध्यान देने का इरादा जताया है। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं भेड़, बकरियों और मुर्गी पालन के विकास से 2 लाख किसानों को फायदा होगा। अधिक उत्पादन देने वाले लगभग 7.25 लाख पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर किया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार कर उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और चारे के बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाएगी। इस मिशन से जुड़े पशुधन की गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण संबंधी घटक से पशुधन की गणना करने और दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाने में राज्यों को मदद मिलेगी। पशुधन और मुर्गियों में होने वाले रोगों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने, रोगों की निगरानी और पशु चिकित्सा से संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में पशुपालन में जुटे 10 करोड़ किसानों के घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए देश में चलंत पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। इस योजना से भेड़ और बकरियों में TPR के कारण किसानों को होने वाले 8,900 करोड़ रुपए और सुअरों में स्वाइन बुखार की वजह से 200 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान को रोका जा सकेगा। डेयरी गतिविधियों में जुड़े डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन के क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के बड़े अवसर पैदा होंगे। मांस, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी हस्तक्षेपों के जरिए मवेशियों और अन्य पशुधन की नस्ल में तेजी से सुधार लाकर अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मधुमक्खी पालन अब मील का पत्थर साबित हो रहा है। मधुमक्खी पालन कब करें, कैसे करें और मधुमक्खी पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं सफल मधुमक्खी पालक संजीव कुमार। आइए जानते हैं उनसे किस तरह आप कर सकते हैं आसानी से मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों से हमें मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कृषि एवं बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है। सर देखिए, हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहां हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं मधुमक्खी पालन से, पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि
हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से ना नेक्टर मिलता ना पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी कि जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं और प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो नया किसान है शुरू करना चाहता है वो सीजन से ही शुरू करे, यानी कि नवंबर में मस्टर्ड जैसा शुरू हो जाता है उस समय शुरू करे, रेनी सीजन में ना शुरू करे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते तब तक। धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो मेरी सलाह है कि वे सीजन जब शुरू हो अक्टूबर नवंबर माह में बी कीपिंग शुरू करें, ताकि उसको उचित लाभ मिल सके और उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में केवल इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।